वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोजिशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशंस या ग्राउंड वाटर का जो कंपोजिशन है वो इन्फ्लुएंस होता है या डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, और वही फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर्स भी हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स की बात करेंगे। नेचुरल फैक्टर्स में जैसे जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, इसी तरह से हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स या जियोलॉजिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि वाटर का ओवरऑल कंपोजिशन कैसा होगा और इसमें मिनरल कंटेंट कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडी जिस जगह हो या जहाँ से ये वाटर फ्लो होता हो, वहाँ का अगर हमें पता हो कि रॉक और सॉइल टाइप कैसा है तो हमें इस वाटर बॉडी का वाटर कंपोजिशन भी पता चलेगा। जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बहुत सारी सब्सटेंसेस वाटर में डिज़ोल्व होती है, और अगर हम वो वाटर लेंगे, उस एरिया का वाटर लेंगे जहाँ पे लाइमस्टोन ज़्यादा होगा, तो आप अक्सर देखेंगे कि जिन एरियाज़ में लाइमस्टोन ज़्यादा रहता है या लाइमस्टोन रीजन्स जो रहते हैं वहाँ पे वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा रहता है और वहाँ का वाटर हार्ड रहता है। इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर आप बात करेंगे, अगर वाटर फ्लो होता है थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर से फ्लो होता हो, तो आप देखेंगे वहाँ के वाटर में बाइकार्बोनेट, सल्फेट और बाकी साल्ट्स ज़्यादा होंगे। इसी तरह से वॉल्केनिक एरियाज़ में, जिन एरियाज़ में वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन और मैग्नीशियम वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि वाटर का कंपोजिशन कैसा होगा उस रीजन में, या वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें वाटर का कंपोजिशन क्या होगा। और एक जियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो है सॉइल परमेएबिलिटी या वाटर इंटरेक्शन। देखो, दो तरह के सॉइल्स रहते हैं। एक रहता है परमेएबल सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल रहता है, तो उसके थ्रू वाटर इजीली पर्कुलेट करता है, नीचे चला जाता है, और वो अपने साथ में जितने भी मिनरल्स होते हैं उस सॉइल में उनको लीच आउट करता है, या मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लीचिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ का जो वाटर होगा, वाटर बॉडी होगी, वो मिनरल रिच होगी क्योंकि वो पूरे मिनरल्स उसमें चले जाएंगे, लेकिन उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो कम होगा, वहाँ यानी वहाँ का पानी जो है कम धुंधला होगा। अब अगर आप परमिएबल सॉइल्स लेंगे, इम्परमिएबल सॉइल्स, जैसे परमिएबल की तो बात की, और इम्परमिएबल सॉइल्स यानी जिनके थ्रू इजीली वाटर पास नहीं होता, जैसे क्ले रिच सॉइल्स, तो ऐसी एरियाज़ में या ऐसी सॉइल्स के ऊपर से अगर पानी बह जाए तो वहाँ का सॉइल पानी के साथ में बह जाता है, और वहाँ पे आप देखेंगे पानी धुंधला होता है और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, यानी सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ का पानी धुंधला होगा, जबकि सैंडी एरियाज़ में पानी ज़्यादा धुंधला नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू क्ले रिच सॉइल्स वाले एरियाज़ में। अब जो दूसरा मेजर नेचुरल फैक्टर है वो है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रेनफॉल, एसिड रेन वगैरह। अगर रेनफॉल ज़्यादा हो तो वाटर बॉडी का, जैसे तालाब हो या झील हो वहाँ का, या दरिया हो, तो वहाँ का जो वॉल्यूम है वाटर का वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ जाता है, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन या डिज़ोल्व जो भी सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लेकिन रेनफॉल से जो वाटर की एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि रेनफॉल से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है वो भी पानी में चला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाता है, तो वाटर का जो पीएच है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करेंगे, वहाँ पे एसिड रेन्स ज़्यादा होते हैं, तो जब भी रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो तो वो रेनफॉल या स्नोफॉल अपने साथ में पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फ़र या सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अपने साथ लेके आता है, और इन सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से
जो वाटर की एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाता है। ये जो है ना, ये वाला जो फैक्टर है ये उन एरियाज़ में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो, एयर पोल्यूशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे एसिड रेन ज़्यादा होते हैं और वहाँ के वाटर का जो पीएच है वो कम होता है। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स में और एक सब फैक्टर आता है, दैट इज़ ग्राउंड वाटर इंटरेक्शन। जो ग्राउंड वाटर है वो जब सरफेस वाटर से मिल जाती है, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करती है सरफेस वाटर्स में, तो वो ग्राउंड से अपने साथ में मिनरल्स लेके आते हैं, डिज़ोल्व्ड मिनरल्स, और उसकी वजह से जो सरफेस वाटर है वहाँ पे सरफेस वाटर पे मिनरल कंटेंट बढ़ जाता है। यानी जिस सरफेस वाटर में ग्राउंड वाटर ऐड हो जाए तो वहाँ पे मिनरल कंटेंट बढ़ जाता है। इसी तरह से वाटर टेबल या एक्वाफायर से, तो वहाँ पे भी उसकी वजह से भी जो वाटर की क्वालिटी है या वाटर का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है। और अगर हम वाटर टेबल की या एक्वाफायर्स की खुद की बात करें तो उनकी जो कंपोजिशन है, वहाँ पे जो वाटर का कंपोजिशन है वो भी लोकल जियोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। वहाँ पे भी उनकी कंपोजिशन भी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये बात याद रखना। अब जो तीसरा मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि वाटर कंपोजिशन कैसा होगा, वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे अगर पानी में एक्वेटिक प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, तो ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर की जो केमिस्ट्री है चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी की बात करूँगा तो वो पानी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे, तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, एसिडिक नेचर, या मैं बोलूँगा जो पीएच है वो बढ़ जाएगा। बेसिक नेचर वाटर का बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। लेकिन रात की अगर हम बात करेंगे, रात में नाइट के दौरान फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो यही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ेंगे तो वाटर का जो पीएच है वो फिर से डाउन हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लांट्स, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं और एल्गी की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाटर से न्यूट्रंट्स जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से न्यूट्रंट लेवल्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है पानी में। तो इसका मतलब ये वाटर केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, वहाँ की कंपोजिशन चेंज हो जाती है इनकी प्रेजेंस में। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की अगर हम बात करेंगे, वो डिकम्पोजिशन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का जितना भी है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हो जाएंगे पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम हो जाएगा। इन्हें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। कब? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे और डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। और ये मैंने पहले भी कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंक्रीज़ हो गए तो डिकम्पोजिशन इंक्रीज़ होगा, डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन है डिकम्पोजिशन के दौरान वो यूज़ होगा तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वाटर में ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास में नाइट्रीफाइंग और डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर में, तो उनकी वजह से नाइट्रोजन लेवल हाई और डाउन भी हो सकती है, तो उनकी वजह से भी वाटर केमिस्ट्री चेंज होती है, वाटर की जो कंपोजिशन है वो मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके बाद में चौथा जो मेजर नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर कंपोजिशन चेंज हो सकती है या जिस पे वाटर कंपोजिशन डिपेंड करता है, वाटर बॉडी का कंपोजिशन डिपेंड करता है, वो है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, डिज़ोल्व्ड गैसेस, अगर ऑक्सीजन डिज़ोल्व ज़्यादा हुआ तो DO लेवल हाई होगा, CO2 ज़्यादा होगा वाटर में तो उससे pH कम हो जाएगा। इसी तरह से मीथेन जो है, मीथेन इन्फ्लुएंस करता है रेडॉक्स कंडीशंस ऑफ वाटर। तो इसका मतलब इन चीज़ों पे, इन डिज़ोल्व्ड गैसेस पे वाटर केमिस्ट्री, वाटर कंपोजिशन डिपेंड करता है। और एक बात, न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गए, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये फर्टिलाइजर्स में होते हैं, तो इसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। तो यूट्रॉफिकेशन ज़्यादा होगी तो यूट्रॉफिकेशन मीन्स वहाँ पे जो एल्गी वगैरह है उसकी प्रोडक्शन या मैं बोलूँगा उसकी ग्रोथ पानी में ज़्यादा होगी,
तो एल्गी ज़्यादा होगी तो वो CO2 ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो वहाँ पे जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम वो बढ़ जाता है, यानी एल्गी ज़्यादा वहाँ पे ग्रो करती है। तो इससे भी वाटर की जो कंपोजिशन है, वाटर का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से सलाइनिटी यानी डिज़ोल्व सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक्स्ट्रा, जो सॉल्ट्स रहते हैं वो भी वाटर की केमिस्ट्री चेंज करते हैं, वाटर का कंपोजिशन चेंज करते हैं, और इवन कि वो एक्वेटिक लाइफ पे भी असर करते हैं। जो स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में रह सकती है वो सलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं करती। इसी तरह से और एक चीज़ें जो फैक्टर है वो है सब फैक्टर, केमिकल फैक्टर, वो है pH। ज़्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव करते हैं फ्रॉम pH 6.5 to 8.5। तो इसका मतलब इस pH रेंज में एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक जो केमिकल फैक्टर है वो है रेडॉक्स पोटेंशियल। एनारोबिक कंडीशंस में रेडॉक्स सेंसिटिव एलिमेंट्स जैसे आयरन और मैंगनीज इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं फ्रॉम सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स से निकल के इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल का भी वाटर कंपोजिशन पे अपना एक इन्फ्लुएंस है। अब हम बात करेंगे पांचवें फिजिकल फैक्टर की, नेचुरल फैक्टर की, दैट इज़ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे वाटर टेम्परेचर है। वाटर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से स्ट्रैटिफिकेशन यानी वाटर डिफरेंस, जो वाटर लेवल्स में जो डिफरेंस आता है, टेम्परेचर डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे वार्मर वाटर की, जो ऊपर की तरफ रहता है वाटर बॉडी में, और कूलर वाटर वो नीचे की तरफ रहेगा, तो वो वार्मर वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम रहेगा जबकि कूलर वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब अगर स्ट्रैटिफिकेशन हो गई, वाटर में लेयरिंग हो गई, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो इसमें मिनरल मिक्सिंग कम हो जाएगा या न्यूट्रन मिक्सिंग कम हो जाएगा, न्यूट्रंट लेवल्स में डिफरेंस आएगा, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन में डिफरेंस आएगा, तो एक्वेटिक लाइफ में भी डिफरेंस आएगा। यानी कुछ स्पीशीज़ नीचे रहना पसंद करेंगे बॉटम की तरफ वाटर बॉडी की, और कुछ सरफेस की तरफ रहना पसंद करेंगे। इसी तरह से टर्बिडिटी ऑफ वाटर, देखो अगर वाटर का टर्बिडिटी बढ़ गया तो उससे पेनिट्रेशन ऑफ लाइट कम हो जाता है, और ये यूट्रोफिकेशन में भी होता है ऐसा। पेनिट्रेशन कम होगा तो लाइट का पेनिट्रेशन, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा एक्वेटिक लाइफ में, या एक्वेटिक प्लांट्स या जो एल्गी वगैरह उसका उनमें फोटोसिंथेसिस कम होगा। क्यों? क्योंकि लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर लाइट पेनिट्रेट ही नहीं करेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसके बाद में वाटर फ्लो, जितना फ्लो ज़्यादा होगा उतना न्यूट्रेंट मिक्सिंग ज़्यादा होता है वाटर में, और उसमें गैसेस ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, स्पेशली ऑक्सीजन वगैरह, और पोल्यूटेंट्स भी ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। अब जो लास्ट फैक्टर है, जो मैं कहूँगा ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रहता है, वो पानी में चला जाता है तो न्यूट्रेंट लेवल पानी का बढ़ जाता है, उससे यूट्रोफिकेशन होती है। इस तरह से पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स ये एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, ये भी जब हम यूज़ करते हैं तो एट द एंड ये वाटर बॉडी में ही चली जाती है। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है तो वो इंडस्ट्री से निकल के लास्ट में वाटर बॉडीज़ में ही पहुंच जाता है, और इस ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हों वहाँ पे देखेंगे आप कि वाटर में हैवी मेटल्स ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से केमिकल पोल्यूटेंट्स लाइक फिनोलिक्स या डाइज वगैरह वो पानी में ज़्यादा रहती हैं। इसी तरह से शहरों का अगर हम देखेंगे वाटर रन ऑफ, जब बारिश होती है पानी बह जाता है, तो या ऐसे भी जो वहाँ के नाले वगैरह रहते हैं तो उनमें आप देखेंगे ऑयल्स, ग्रीजेस और हैवी मेटल्स ज़्यादा रहते हैं, जो लास्ट में जाके पानी में ही मिल जाते हैं। तो वहाँ उन एरियाज़ का जो वाटर रहता है वो पोल्यूटेड वाटर रहता है ज़्यादातर, उसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से सीवेजेस जो रहते हैं,
सीवेज नालियों वगैरह का जो मैंने बताया आपको, तो वो भी पानी में मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से वाटर में पैथोजन्स मिल जाते हैं, पैथोजन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इस तरह से न्यूट्रेंट्स चले जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर चला जाता है पानी में एक्स्ट्रा। तो ये जो सभी फैक्टर्स है, चाहे वो नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, इससे हमें ये पता चला कि वाटर की जो कंपोजिशन है वो, या वाटर बॉडी की जो कंपोजिशन है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और यही फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि ये पानी इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं।